नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2-3 घटनाक्रम हैं, उन पर आज चर्चा करेंगे। पहला घटनाक्रम ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की कार्यशाला या वर्कशॉप जिसे कहें, वो शुरू हुई है। एक बड़ा दिलचस्प दृश्य वहां से सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशाला की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता की तरह। इसके क्या संदेश हैं, क्या मैसेज हैं? आम कार्यकर्ताओं के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए भी, जो सेकंड कतार की आपकी लीडरशिप है, जिसको हम टॉप किसी भी पार्टी में हाई कमान बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हाई कमान शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन उनके लिए क्या संदेश है? दूसरे दलों के नेताओं के लिए भी क्या इसमें कोई संदेश है? अगर वो लेना चाहें, क्योंकि वहां तो एक से एक परम ज्ञानी बैठे हुए हैं। तो वो हरियाणा वालों के बारे में एक बार किसी हास्य कवि ने मजाक किया था कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, तो बस वो एक बार हरियाणा वालों ने ज्ञान ले लिया, उसके बाद किसी से और ज्ञान लेने की जरूरत है नहीं। तो ये बात हमारे विपक्ष के नेताओं पर भी लागू होती है। उनको विरासत में सब कुछ मिल गया और उनको लगता है कि अब तो बस वो ज्ञान देने की पोजीशन में आ गए हैं, ज्ञान लेने की उनको जरूरत है नहीं। दूसरी घटना, अभी 15-16 दिन तक हमने पूरी दुनिया ने राहुल गांधी को बिहार में देखा था। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, सारे मीडिया में ये करते हुए। और अब उनके तस्वीरें आई हैं मलेशिया से। वहां पर वो एक द्वीप पर हैं, कहीं किसी शॉप के आगे खड़े हुए हैं और जाहिर है कुछ खरीदने के लिए आए होंगे। सिर पर कैप है, वही खिचड़ी दाढ़ी है, टी शर्ट है और नीचे शॉर्ट्स पहने हुए हैं, जूते जुराब पहने हुए हैं। उनका एक और तस्वीर आई है जिसमें वो स्कूटी पर सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मलेशिया में। कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, कुछ नहीं, सिक्योरिटी की चिंता भी नहीं। और अचानक इस देश का नेता प्रतिपक्ष मीडिया की सुर्खियों से गायब हो जाता है और रहस्यमयी विदेश यात्रा पर निकल जाता है। यह कोई पहली बार नहीं है राहुल गांधी के साथ, वो लगातार यही कर रहे हैं और यही सबसे अधिक शोर मचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर के वोट चोरी कर रहे हैं। और ये जो गद्दी पर बैठे हैं, ये वोट चोरी की वजह से बैठे हुए हैं। वोट चोरी कैसे होती है, ये प्रधानमंत्री के अलग अलग देशों के दौरे के समय भी दिखाई देते हैं। जब वो बच्चों से प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, जब महिलाएं उनसे आग्रह करती हैं कि हमारे सिर पर हाथ रख करके हमें आशीर्वाद दे दीजिए। एक पागलपन दिखाई देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जगह जगह, जब भी वो देश में भी यात्राएं करते हैं तब भी। तो वोट चोरी कैसा होता है, ये आज तक समझ नहीं पाया विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस पार्टी, जिसको लोगों ने अब लगभग बिसरा दिया है या ठुकरा दिया है। हाँ, कुछ उनका वोट बैंक है, वो उनके साथ खड़ा है और जो अल्पसंख्यक, उनमें भी मुसलमान, वो उनके साथ खड़े हैं और उसी के बल पर ये कूदते हैं। तीसरा सवाल मैं ये उठाने वाला हूं आज के इस कार्यक्रम में कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तो खड़ा कर दिया, लेकिन क्या वो उपराष्ट्रपति बने, इसको लेकर के वो सीरियस हैं क्या? या पंजाब में जो बाढ़ आ रही है
उसको लेकर के राहुल गांधी समेत बाकी लोग चिंतित हैं क्या? अगर चिंतित होते तो पंजाब की को बाढ़ग्रस्त छोड़ करके राहुल गांधी मलेशिया में मस्तियां नहीं कर रहे होते। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, तो उनके साथ जुड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो हम उस दृश्य पर ही आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल लास्ट पंक्ति में बैठे हुए हैं वर्कशॉप में, और ये रवि किशन ने भी उसको फोटो को जारी किया है, कई दूसरे लोगों ने भी जारी किया है। लास्ट पंक्ति में प्रधानमंत्री का बैठना, उस बैठक में पहुंचना, और जो मेरी सूचना है वो उसमें पूरा समय लगाने वाले हैं, और समय ही नहीं लगाने वाले हैं बल्कि एक श्रोता की तरह भी और एक अभिभावक की तरह भी भूमिका निभाने वाले हैं। क्या मैसेज आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो उन्होंने जेस्चर दिया है लास्ट पंक्ति में बैठ करके? देखिए, राजनीति जेस्चर और मैसेजिंग के माध्यम से ही होती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और जब सोशल मीडिया हो, जब आपके ऊपर 24 घंटे कैमरे की नजर हो, जहाँ जहाँ टीवी का कैमरा नहीं है वहाँ फोन का कैमरा है। तो अब इसको देखने के तरीके नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। नकारात्मक तरीका जो सोशल मीडिया में आपको दिखाई पड़ेगा, अरे ये देखो मोदी अपना प्रचार करवा रहे हैं कि हम बड़े विनम्र हैं, ये सब कहा जाएगा। सकारात्मक ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का कंसिस्टेंट स्टैंड है शुरू से 11 सालों से, कि सबसे ऊपर देश है, फिर पार्टी है। और पार्टी का मतलब एक व्यक्ति नहीं है, पार्टी का मतलब एक संस्था है। और संस्था को एक उसमें एक लीडरशिप है। तो कोई भी फैसला एक व्यक्ति की मनमर्जी से नहीं होगा। तो एक ये मैसेज है, और ये मैसेज इसलिए भी और स्टार्क है, और ये बहुत तीखा मैसेज इसलिए है कि भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है अब, कम्युनिस्ट पार्टी अब जिनका मतलब नहीं रह गया है किसी राज्य में, जहां परिवार सबसे ऊपर ना हो। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव की पार्टी हो, वहां हर जगह पार्टी नाम की संस्था खत्म हो चुकी है, कभी थी ही नहीं। वहां परिवार ही पार्टी है। तो एक तो ये जो है परिवार, ये जो है एक बड़ा साफ संदेश है जो प्राइम मिनिस्टर ने, जो हमेशा, और दूसरा उन्होंने समय समय पर कार्यकर्ताओं को, पार्टी कैडर को, नेताओं को ये चेताया है कि अहंकार से बचिए। तो अगर खुद प्राइम मिनिस्टर सबसे पीछे वाली रो में बैठ रहे हैं, तो कम से कम वो अपने एक्शन के जरिए, अपने आचरण के जरिए एक साफ संदेश ये दे रहे हैं कि जो वो कहते हैं वो स्वयं प्रैक्टिस भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं। ये एक बड़ा स्पष्ट संदेश है। अब जिनको बाल की खाल निकालनी है, जिनको नेगेटिव बात कहनी है, वो कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, कहेंगे। और सोशल मीडिया में आप जानते हैं वहाँ तो अराजकता का माहौल रहता है। तो वहाँ पे हर तरह के लोग अपनी-अपनी कुंठा के निकालते हैं। लेकिन जो एक इसका संतुलित और सकारात्मक रवैया ये है कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन अ वेरी सटल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू द लास्ट मैन जो गाँव में है, ह्यूमिलिटी बहुत बड़ा एसेट है। जो विनम्रता है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसको हमेशा बनाए रखें। इसका ये मैसेज बहुत साफ है, एज़ पर जो मैं देखता हूँ। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कसदी करनी में अंतर नहीं होता है। अब लोग जो है और किसी भी घटना का एनालिसिस करने के लिए उसका संदर्भ और इतिहास बोध बहुत आवश्यक है। अगर प्राइम मिनिस्टर के किसी भी काम को आप अगर विश्लेषण कर रहे हैं, तो अगर आप उनके पिछले 11 साल के एज़ प्राइम मिनिस्टर, और बहुत अच्छा हो अगर एज़ 13 साल एज़ गुजरात चीफ मिनिस्टर के दौर को अगर आप जानते हैं, आपको मोटी समझ है, तो आप जो है हमेशा एक सकारात्मक राय पे ही आप पहुँचेंगे। और हमेशा जो कांग्रेस का तरीका है हर बात की खिल्ली उड़ाना, जीएसटी पे टैरिफ भी कम हो गया, तो अगर टैक्स स्लैब कम हो गए, तो उसका भी मज़ाक उड़ाना। लेकिन आप विरोध कीजिए, लेकिन कोई ठोस तर्क और तथ्य तो दीजिए। या
या केवल जो आपने किया बिहार में प्राइम मिनिस्टर की माता जी को गाली दिया आपने, अगर गाली देना ही राजनीति है विरोध की तो फिर ठीक है भाई, फिर आप यही करिए। और ये बात साफ हो गई है कि बिहार में जो जो इन्होंने ये जो घृणित घटना हुई है, प्राइम मिनिस्टर की माता को गाली दी गई है, वो इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हुई हो गई है और इनके गले पड़ जाएगी। इनको अब इनको बताना मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार भाई ये प्राइम मिनिस्टर आपके विरोधी हैं, उनकी आप आलोचना करिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की माता जी जो जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो कभी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रही, उनको इसमें खींचना कहाँ तक का क्या औचित्य है? ये बताना मुश्किल पड़ेगा राहुल गांधी को, कांग्रेस को और तेजस्वी यादव की आरजेडी को। जी, आपका फ्रेम फ्रीज़ हो गया है। हाँ, हाँ। जी, तो अब आते हैं राहुल गांधी की सीरियसनेस पर। देखिए, इस समय पंजाब में बाढ़ है। आप बिहार में 15-16 दिन घूम करके, सुर्खियां बटोर करके और जो भी तौर तरीके हो सकते हैं आरोप लगाने के और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को कम करने के, वो सारे आपने तौर तरीके अपनाए हैं। इसके बाद आप छुट्टियां मनाने चले जाते हैं बाहर, किसी को जानकारी नहीं है। अचानक कोई फोटो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, तब लोगों को पता लगता है कि राहुल गांधी तो देश में ही नहीं है। वो तो इस समय मलेशिया में किसी द्वीप पर हैं। अब तरह-तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, ट्वीट आ रहे हैं और अभी एक तो हमारे किसी मित्र दर्शक ने ही ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि कहीं ये जाकिर से तो मिलने के लिए नहीं चले गए हैं, वहाँ से कोई डोज लेने के लिए तो नहीं गए हैं। हुँ, हुँ। बहरहाल जब आप इस तरह से गायब होते हैं, तो तमाम तरह की लोग अटकलबाजी लगाते हैं और सवाल खड़े करते हैं। ये आपको हिंदुस्तान में रहते हुए सिक्योरिटी के इश्यू रहते हैं। ये पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी बवाल करते हैं। बाहर आपके आसपास कोई सिक्योरिटी का एक पर्सन भी दिखाई नहीं देता है। ये क्या रहस्य है? नंबर 2, ऐसे समय जबकि आपको उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, मीटिंग करनी चाहिए थी, कोऑर्डिनेशन करने चाहिए थे, आप छुट्टियां मना रहे हैं। आप कितना सीरियस हैं राजनीति को लेकर के? ये फिर वही बात सामने आ जाती है, नेशन फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बार-बार कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम है, लेकिन उनके लिए परिवार प्रथम है। इस समय जो है पंजाब में बाढ़ आई हुई है। हमें तो याद आ रही है महान किसान नेता राकेश टिकैत की, जो प्राइम मिनिस्टर को भी धमकी देते थे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोलते थे, बस 4 लाख ट्रैक्टर लेके अभी हम लखनऊ पहुँच रहे। 4 लाख ट्रैक्टर लेके हम अभी दिल्ली चढ़ाई करने पहुँच रहे प्रधानमंत्री के आवास पे। तो टिकैत के 4 लाख ट्रैक्टर कहाँ है पंजाब में किसानों को राहत देने के लिए? आज मैंने खबर देखी है कि वो सुखबीर सिंह बादल ने कई लाख रुपया बाँटा है वहाँ किसानों को ट्रैक्टर में डीज़ल डालने के लिए ताकि वो राहत बाँट सकें। तो और रही राहुल की बात, इन्होंने जो है जब भी देश में आग लगानी होती है, ये उस समय देश में रहते हैं। जब इनके पास देश में आग लगाने के लिए कोई आइटम एजेंडा नहीं होता है, तो ये अपना घूमने निकल लेते हैं। और ये भी और इसका ये भी साफ संदेश है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही राहुल गांधी है। अब वो खड़गे साहब ये कह रहे हैं आज कि नरेंद्र मोदी के भारत के रिश्ते भले हों अच्छे डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के दुश्मन हो गए हैं। अब इसका क्या तर्क है, क्या क्या तुक है, क्या औचित्य है? खड़गे मस्ट बी नोइंग बेटर। अब 83 साल के खड़गे कह रहे हैं 80 साल की सोनिया गांधी की सलाह पर कि 75 इयर्स के नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास ले लें। जो खुद 85 वर्ष के या 84 वर्ष के हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो ये किया है अगर आपने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, गंभीरता से लड़ना था, आपका ये दावा है पिछले 1 साल से कि नरेंद्र मोदी की सरकार कमज़ोर है, नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी पे चल रही है, नरेंद्र मोदी का
का मनोबल टूट गया है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। तो आपके लिए मौका था इस बात को साबित करने का, इस बात को दिखाने का कि हम जो है एनडीए का जो जो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है, उसको हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं, हम हरवा सकते हैं या और सरकार को हम संकट में डाल देंगे। एनडीए में और इंडी अलायंस में करीब 90 सांसदों का अंतर है। तो आप ये आह्वान करते हैं कि भाई जो लोग बीजेपी के लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, जो मोदी सरकार के कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं है, वो आए वो हमारे पक्ष में वोट दें। और जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ना तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, ना ही व्हिप लागू होता है। तो कोई भी सांसद कहीं पर भी वोट देने के लिए स्वतंत्र है। राहुल गांधी को ये कैंपेन करना चाहिए था, ये लॉबिंग करनी चाहिए थी। और वो तो सुना जो है कि जो जो टूरिस्ट आइलैंड है वहां घूम रहे हैं। अब वहां किस लिए गए हैं ये सब बड़ा गोपनीय रहता है। ये उसके बारे में कोई जनता तो है नहीं। तो ये केवल ये दिखाता है कि इनके लिए जो ये चाहे ये चाहे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हो या लोकसभा में लीडर अपोजिशन हो गए हों, नेता विपक्ष हो गए हों, राजनीति इनके लिए केवल एक एक शगल, एक मस्ती और एक टाइम काटने का एक तरीका है। उनका भारत की राजनीति में कोई गंभीर स्टेक नहीं है, कुछ भी दांव पे उनका नहीं लगा है। बस वो जो है कभी पहुंच जाएंगे वो किसी ऑटो गैराज में, कभी पहुंच जाएंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो कुली हैं, और कभी जो है व्हाइट मोजे पहन करके वो धान के खेत में धान की रोपाई करने पहुंच जाते हैं। तो ये उनकी राजनीति है। तो राहुल गांधी की ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, ये पिछले 20 साल से जो उनकी राजनीति है, जो उनका सार्वजनिक आचरण है, वो उसी के अनुरूप है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कंसिस्टेंट है। राहुल गांधी ने नया कुछ भी नहीं किया है और वो आगे भी और ये बात दिखाता है कि ये जो उनका जो दौरा है मलेशिया का, कि उनका कांग्रेस पार्टी में क्या स्टेक है, उनका भारत की राजनीति में क्या स्टेक है, उनका भारत की डेमोक्रेटिक व्यवस्था में क्या स्टेक है, और उनको कितना मतलब पंजाब से है। उनको केवल नरेंद्र मोदी को लगातार अपशब्द बोलना है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना है, उल-जलूल आरोप लगाना है, कभी अमेरिका से कुछ ले आना है, तो कभी कोई लंदन से ले आना है, कुछ ना कुछ अनाप-शनाप बोलते रहना है और सरकार की विश्वसनीयता को, सरकार की वैधता को, सरकार की वैलिडिटी को लगातार चुनौती देते रहना। यही काम है उनका। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के 11 साल पूरे हो गए, 11 साल में क्या किया उन्होंने? यही सब तो किया है। और और हो सकता है कि वो उपराष्ट्रपति पद की चुनाव की पोलिंग 9 तारीख को है, वो 8 तारीख को कल या परसों वापस आ जाएँ और फिर कोई बयान दे दें कि जो है ये जो है हम ये जो एनडीए का उम्मीदवार चुनाव हार रहा है, या कोई वो और ये भी हो सकता है कि जो उन्होंने जो घोषणा की थी कि अगली बार आएगा हाइड्रोजन बम, तो हो सकता है कि मलेशिया में हाइड्रोजन बम की लैबोरेटरी हो, वहाँ वो बम को टेस्ट कर रहे हों और उसके बाद जब उनको वहाँ के साइंटिस्ट ये बोल देंगे कि हाँ साहब ये बम अब ठीक हो गया है, इसको ले जाके दिल्ली में छोड़ दीजिए, तो हो सकता है वो बम लेके आ रहे हो, हाइड्रोजन बम लेके आ रहे हो। उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है ना कि जो उनका परिवार की ताकत है, जो उनके परिवार का इतिहास है, वो जवाबदेही के किसी भी मानक से पूर्णतः मुक्त हैं। वो अकाउंटेबिलिटी के दायरे में नहीं आते वो जो चाहे मनमानी कर सकते हैं। उनके लिए पार्टी भी कुछ नहीं है, उनके लिए लोकसभा कुछ नहीं है, उनके लिए लोकसभा के नेता विपक्ष का पद कुछ नहीं है। ही कैन से एनी डैम थिंग फॉर एनीबॉडी और एनी पर्सन। तो ये बात हमें नहीं कहनी पड़ रही है, ये बात राहुल गांधी अपने आचरण से स्वयं सिद्ध कर रहे हैं। हम अब क्या कहेंगे मुझे बताइए? मुझे एक सीन याद आ रहा है। जिस दिन बी सुदर्शन रेड्डी ने नॉमिनेशन दाखिल किया, हाँ। उस दिन सबने देखा होगा, वो नोट भी किया होगा, शरद पवार जो इतने बुजुर्ग हैं, वो सुदर्शन रेड्डी को एक बुके देते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई विपक्ष जिनको उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य मान रहा है, कुछ हाँ। काबिलियत देख करके, कुछ बाकी चीजें देख करके ही तो चुनाव हुआ होगा। वो चाहे नक्सलियों के प्रति, अर्बन नक्सल के प्रति सद्भावना रखते हों या इनका एजेंडा हाँ। आगे बढ़ाते हों, इसलिए उनको
उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, तो शरद पवार उनको बुके दे रहे हैं जब वो नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं, और सुदर्शन रेड्डी और शरद पवार के ठीक बीच में राहुल गांधी खड़े हैं, ब्लैक कपड़ों में खड़े हुए हैं। और इनको लगता है कि जब शरद पवार ने बुके दिया और सुदर्शन रेड्डी ने उनसे हाथ मिलाया, तो शायद अब सुदर्शन रेड्डी उनकी तरफ भी, यानी राहुल गांधी की तरफ भी हाथ बढ़ाएंगे, और इनका हाथ हल्का सा ऊपर उठा, लेकिन सुदर्शन रेड्डी ने इनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। इसको लेकर के बड़े चटखारे हुए हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल खड़ा कर रहा हूं। सवाल ये है भट्ट साहब, इतने बुजुर्ग तपे तपाए नेता जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, आप शरद पवार के तौर तरीकों से मतांतर रख सकते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन राजनीति के एक स्टॉल लीडर है, रहे हैं, अभी हैं, वो तो बुके लेकर के आ रहे हैं, और राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए पहुंचे वहां पर। ये क्या दर्शाता है साहब? ये क्या किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं और किसी का बिल्कुल सम्मान करना भूल चुके हैं? वो चाहे स्पीकर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो। एक और मुझे सीन याद आ रहा है, वहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बैठी हुई थी, राहुल गांधी बराबर में बैठे हुए थे, केंद्रीय मंत्री आते हैं पीयूष गोयल, दिल्ली की मुख्यमंत्री खड़ी होकर के उनका स्वागत करती है, राहुल गांधी उनकी तरफ देखते तक नहीं है, हाय हेलो करना तो छोड़ दीजिए। इतना बड़ा अहंकार लेकर के आप भारत में राजनीति कर सकते हैं क्या? आप याद करिए मई 2014 का वो दिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार संसद गए थे। उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर शीश नवा के जो है उन्होंने अपना शीश नवाया था, सर नवाया था। बाकायदा जैसा लोग करते हैं किसी मंदिर में या जो भी उनकी आस्था का स्थल हो। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या संदेश दिया था? प्राइम मिनिस्टर ने ये संदेश दिया था कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है। संसद लोकतंत्र को सस्टेन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण और मूल संस्था है, और मैं इसके प्रति नमन करता हूं, मैं अपने को सबमिट करता हूं। यानी जो लोकतांत्रिक संस्था की जो मर्यादा है, जो कानून की मर्यादा है, जो संवैधानिक सिस्टम है, मैं उसके प्रति अपने को सबमिट करता हूं। यानी मैं इसके ही जो परंपरा है और मर्यादा है, उसके अनुरूप ही मेरा आचरण होगा। ये संदेश प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। और 11 साल का अगर आप उनका कार्यकाल देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक बार भी ये कहने का मौका किसी को नहीं दिया, चाहे हालांकि अब तो कुतर करने का दौर है, कोई कुछ भी कह सकता है, कि आपको ये कह सके कि आपने ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल ऑर्डर है और जो इसकी मर्यादा है, उसके बाहर जाकर के उसको एब्यूज करके कोई काम किया हो। राहुल गांधी इसका आदर्श विलोम है, एकदम उल्टा है। और उल्टा ये है कि वो किसी भी सिस्टम के आगे, किसी व्यवस्था के आगे, किसी संस्थागत प्रोसेस के आगे वो सबमिट नहीं करते। वो अपने को सबसे ऊपर समझते हैं। और जैसे कि परंपरा है कि संसद के सेंट्रल हॉल में, संसद के अंदर दोनों सदनों में सभी सभी दलों के नेता जब जब मिलते हैं, तो शिष्टाचार के चलते एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, हालचाल लेते हैं, कुछ बात भी करते हैं। राहुल गांधी सबसे मुक्त हैं। अरे भाई, जो रेड्डी साहब जो जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। तो राहुल बिल्कुल। गांधी का ये है कि सबसे ऊपर बस मैं हूँ, मेरा परिवार है, और ना कोई पद है उपराष्ट्रपति का, ना ना कोई लोकसभा है और ना कोई राज्यसभा है और ना कोई संविधान है। हाँ, ये अलग बात है कि वो संविधान की कॉपी हमेशा जेब में रखते हैं। उनका दावा है कि ये संविधान है, और वो बाइबल है, मैं नहीं जानता। लेकिन वो संविधान की जो जो दुहाई देना उन्होंने शुरू किया था पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में मई जून में, वो उनका अभियान अभी तक जारी है। तो ये वहां तो मलेशिया लेकिन जो 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 उनका आचरण है,
वो हर दिन, हर क्षण, बार-बार ये याद दिलाता है कि मैं किसी भी जवाबदेही से मुक्त हूँ। मैं अराजक हूँ, मैं आज़ाद हूँ, भारत का संविधान होगा अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए उसको मानना बाध्यकारी नहीं है। यही तो है और क्या संदेश है इसका? बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं। देखिए, एक मैसेज हमारे मित्र का है, ये लिख रहे हैं काकभूषण जी, ओशियन नेटवर्क ओंकार जी, क्या राहुल गांधी एक अनजान से द्वीप, जहां लगभग 90% मुस्लिम, कुछ ईसाई, कुछ चीनी और 2% हिंदू हैं, जो मैं शुरू में कह रहा था। इन्होंने लिखा है कि मैं जाकिर नाइक से जहर का रिचार्ज या टॉप अप लेने गए हैं क्या? नहीं, नहीं, अतिरंजना तो नहीं है ये प्रश्न। राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं, वो वहाँ प्रतिपक्ष बनाने गए हैं और अब की बार जो है और जो 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रही है, तो नवरात्रि में कोई अब की बार वो कोई विशेष अनुष्ठान करेंगे, उसका प्रशिक्षण लेने गए, ट्रेनिंग लेने गए हैं। ये भाई साहब को जानकारी वो कभी जाकिर नायक से नहीं मिलेंगे। वो तो वहाँ पे जो है अपने पूर्वजों का तर्पण करने गए हैं, प्रतिपक्ष शुरू हो गया ना आज से। तो राहुल गांधी तो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। कोई शक है क्या आपको? नहीं, आज तक क्या ये अपने दादा की कब्र पर गए हैं प्रयागराज में, जो उनका तर्पण करेंगे? अब जो एक भाई साहब ने जो जो अपना एक अंदाज लगाया था कि वो किस लिए गए हैं, तो मैं भी अपनी तो मैं भी अपनी एक अटकल बता रहा हूँ। हो सकता है वो इसलिए गए हों या 22 सितंबर से नवरात्र शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि का अनुष्ठान को नए तरीके से कैसे किया जाए, वैदिक रीति से कैसे किया जाए। जम्बू द्वीप के बहुत पास है मलेशिया, बगल में इंडोनेशिया है, शायद वहां भी चले जाएं। तो वो कुछ नया नया तंत्र मंत्र सीखने गए होंगे। मैंने एआई से पिछले हफ्ते ही सवाल किया था। मैंने कहा हम्म। था कि राहुल गांधी की दादी तो ठीक है, नेहरू की बेटी थी, लेकिन जिनसे शादी की थी वो पारसी थे। तो उस लिहाज से जो हमारे यहाँ परंपराएं हैं कि भाई पिता से जो पैदा होते हैं वो उनका ही मजहब आगे चलता है। तो उस हिसाब से संजय गांधी और राजीव गांधी पारसी हुए, और हम्म। फिर राजीव गांधी की शादी एक ईसाई कैथोलिक से हुई। रोमन तो ये कैथोलिक से, हाँ, वो इटली जी की। जी, तो ऐसे में राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे होते हैं? अब भाई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला ने रात में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये, जब वो गए थे केरला के मंदिर में, और जो वहां पे धोती पहन के जाना होता है जिसको मुंडू कहते हैं, वो वो मुंडू पहन के गए थे। आपको याद होगा आज से 5 साल पहले राहुल गांधी जहां भी जाते थे वो पहले मंदिर जरूर जाते थे। तो ये तो कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता का आधिकारिक बयान है। हमारे ये हमने थोड़ी कहा है। और मैंने अब तक तो ये सुना था कि आपकी जाति क्या है, तो हम बोलते जात हमारी ये है। लेकिन उन्होंने तो गोत्र के साथ बताया था कि गोत्र उनका दत्तात्रेय है। जी। पर एक बार अनुराग ठाकुर ने भी तो पूछा था संसद में, उस पर तो सारे कांग्रेसी हल्ला मचाने लगे थे। और हाँ। आपके आपके प्रिय अखिलेश यादव तो आपे से बाहर हो गए थे कि आप जाति हम्म। कैसे पूछ सकते हैं। मतलब अखिलेश हम्म। यादव जाति पूछ सकते हैं, राहुल गांधी जाति पूछ सकते हैं, मीडिया वालों से भी हम्म। पूछ सकते हैं, लेकिन कोई हाँ, इनकी जाति नहीं पूछ सकता। हम नहीं पूछ सकते। हाँ। तो राहुल गांधी का ही और मेरा अभी भी मानना है कि राहुल गांधी बहुत बड़े एसेट हैं बीजेपी के लिए। और बीजेपी को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे राहुल गांधी की जो प्रतिष्ठा है और जो उनकी मर्यादा है और जो उनकी आन बान शान है, उसमें कोई ठेस हो। सही है, ये फोटो भी जारी नहीं करना चाहिए था जो मलेशिया से उनके हाथ लगा था। हाँ। गोपनीयता भंग होती है, उनकी जो हम्म। मस्ती है उसमें आप दखल दे रहे हैं। वापस लौटते हैं जिस विषय से हमने शुरू किया था। ये जो वर्कशॉप की जा रही है 2 दिन की, इसका मकसद क्या है? क्या अभी से 2027 और 2029 की तैयारी शुरू हो चुकी है? देखिए, पहली बात तो ये आपने अक्सर ध्यान दिया होगा, बीच-बीच में जब कोई बात आती है, तो ये कहा जाता है कि बीजेपी ने एनडीए तो बना लिया, कभी एनडीए की बैठक नहीं होती है।
एनडीए का कोई कन्वीनर नहीं है। अटल जी के समय एनडीए के कन्वीनर जॉर्ज फर्नांडिस थे। आज कोई कन्वीनर है क्या एनडीए का? नहीं है। तो कभी-कभी एलाइज को जो है ये शिकायत का मौका अब नहीं मिलेगा। चलो सारे एनडीए के सांसद लोकसभा के, राज्यसभा के सब एक मंच पे मिले, सबने अपनी बात कही। इसी बहाने उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के सबकी ट्रेनिंग हुई कि भाई कि सबको कैसे वोट करना है। तो सब एक मंच पे मिले हैं, ये अच्छी बात है। और ज़ाहिर है कि सैकड़ों सांसदों ने मंत्रियों से अपनी बात कही होगी, प्राइम मिनिस्टर से अपनी बात कही होगी। तमाम मामले ऐसे होंगे जो जो पेंडिंग होंगे, उनका निस्तारण हो गया होगा, उनका उनका सेटलमेंट होगा। और ये जो बात-बात में जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो आरोप लगाने की टेंडेंसी थी ना कि साहब आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं और ये, तो कम से कम जो जो फालतू के जो आलोचक हैं, उनका मुँह बंद हो जाएगा। वीरेन जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने इतना समय निकाला, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने चर्चा की। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, आप बड़ी संख्या में जुटे। निवेदन आपसे ये रहता है कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, लाइक करना ना भूलें, इससे हमारी रीच बढ़ती है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो फॉरवर्ड भी करें। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा होगा और नीचे लिंक्स भी दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके थैंक सर, यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।